हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हेयर फॉल का इलाज ढूंढ रहे हैं और ऐसा इलाज ढूंढ रहे हैं जिसको आप घर में कर सकते हैं और जो 100% आपके हेयर फॉल रोक देगा 2 महीने के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर शुकेंद्र दशोरे है और मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर दशोरे डीएचएल सेंटर में। और इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आपका हेयर फॉल घर बैठे ठीक कर सकते हैं और ये मेडिकली प्रूवन है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। इस टॉपिक पे काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन सही भी है और कुछ गलत भी है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली वर्क करती हैं, क्योंकि कई बार कई लोग ये वीडियोस देखते हैं और उनको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो गलत चीज़ों पर फोकस करते हैं और इस वजह से वो कई बार सही इलाज पे नहीं पहुंच पाते, डिस्पाइट उनको कुछ इन्फॉर्मेशन सही मिली है उसके बाद भी। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों आप और कैसे आप इस हेयर फॉल को घर पे क्योर कर सकते हैं और ये मेडिकली प्रूवन है। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो गलत हैं, जो कि आपने कहीं कई जगह सुन रखा होगा, या तो फ्रेंड से सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा आपने या कोई वीडियो में देखा होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वो क्या ऐसी टेक्निक है जिससे आप घर बैठे अपना हेयर फॉल कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली जो गलत तरीका है जो कई लोग बताते हैं वो है ऑयलिंग योर हेयर या ऑयलिंग योर स्कैल्प। ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड है। कई लोग बताते हैं कि आपको हेयर में ऑयल डालना चाहिए, ये ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये ऑयल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली ऑयल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेयर। ये हेयर को कोट कर देता है, उसको एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इससे हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती क्योंकि ये रूट्स में नहीं जा सकता है। भले आपका ड्राई स्कैल्प है, ड्राई स्कैल्प के ऊपर जब आप ऑयल लगाएंगे तो वो डेफिनेटली वेट हो जाता है, लेकिन ये ऑयल अंदर नहीं जा रहा है। एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप किसी भी सीज़न में हाथ पे ऑयल लगा लीजिए, लेकिन वो जब तक चिकटा रहेगा, जब तक ऑयली रहेगा, जब तक आप उसको साबुन से वॉश नहीं कर लेते। यही कंपैरिजन में इसी कंपैरिजन में यदि आप देखें, यदि आप कोल्ड क्रीम लगाएंगे तो वो कुछ घंटे में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है, ऊपर से चली जाती है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन। तो जो चीज़ स्कैल्प में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, रूट्स तक नहीं पहुंच सकती, वो हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर सकती। डेफिनेटली वो फ़ायदा तो करेगी, हेयर शाइन, हेयर स्ट्रेंथ देगी, लेकिन नए बाल नहीं ले उगा सकती और आपका हेयर फॉल जो कि रूट लेवल से हो रहा है उसको ठीक नहीं कर सकती। जो हमारा मिसकंसेप्शन नंबर 2 है वो है विटामिन ई। ये एक कॉमन एडवाइस है। कई लोग विटामिन ई खाने को बोलते हैं, कई लोग विटामिन ई लगाने को बोलते हैं, बट जब जब साइंटिस्ट ने इसको एक्चुअली स्टडीज़ में देखा और पेशेंट्स पर ट्रायल किया तो उन्होंने पाया कि एक्चुअली उनके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं और कई पेशेंट में तो बाल एक्चुअली कम हो गए हैं। तो प्रैक्टिकली जब हमने स्टडी किया है, विटामिन ई डज नॉट वर्क। डेफिनेटली उसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट अच्छा है, स्किन के लिए हेल्दी रहता है, लेकिन नए बाल नहीं उगा सकता है। जो तीसरी मिसकंसेप्शन है जो मैंने कॉमनली देखा है, जो कॉमनली लोग एडवाइस करते हैं, इज़ रेगुलर क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ द स्कैल्प। कई लोग बताते हैं कि जैसे डस्ट से आप यदि साफ़ कर देंगे हेयर को तो आपके हेयर ग्रोथ बेटर होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऑल्दो आपको क्लीनिंग ज़रूरी है, इट इज़ गुड फॉर योर हेयर, इट इज़ गुड फॉर द शाइन ऑफ द हेयर, इट इज़ गुड फॉर द लुक ऑफ द हेयर, बट इट विल नॉट स्टॉप योर हेयर फॉल एंड इट विल नॉट ग्रो न्यू हेयर्स। दूसरा, इसमें जो एक लोग गलत फहमी में रहते हैं, उनको लगता है कि शैम्पू से हेयर फॉल हो रहा है तो शैम्पू बदलने की कोशिश करते हैं या शैम्पू बंद कर देते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हेयर फॉल जो होता है वो हेयर डेड होने की वजह से होता है और जो बाल मर चुका है वो जाएगा ही जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। यू कैन जस्ट प्रोड्यूस न्यू हेयर्स। तो यदि आप शैम्पू कर रहे हैं और उसके बाद बाल झड़ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द शैम्पू। आपको ये देखना है कि वो बाल मरा क्यों पहले, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है और उसका प्रॉपर इलाज जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ वो लेंगे आप तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर हेयर फॉल। जो चौथा मिसकंसेप्शन है वो है हेयर स्पा और हेयर पे स्टीम लेना। ये भी बहुत कॉमन है। बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज़ जब लोग एक चीज़ में फ़ायदेमंद समझते हैं तो उनको लगता है यही चीज़ दूसरी चीज़ में भी फ़ायदेमंद होगी। जैसे यदि आपका गला ख़राब हो जाता है तो स्टीम लेने से आपको बहुत फ़ायदा होता है और डेफिनेटली स्टीम हेल्पफुल है। तो लोग सोचते हैं कि फेस पे भी स्टीम लेंगे तो भी अच्छा होगा, हेयर पे भी स्टीम लेंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो स्टीम है, बेसिकली आपने कभी सुना होगा कि वेट हेयर आर वल्नरेबल हेयर
एंड हीट कैन डैमेज द हेयर, जो कि सही है। और लेकिन जो स्टीम है उसमें दोनों होती है, स्टीम गीली भी होती है बिकॉज इट इज मेड ऑफ वाटर, एंड हॉट भी होती है, गर्म भी होती है, डेफिनेटली इट कैन डैमेज योर हेयर। तो स्टीम से, हीट से भी डैमेज होगा, वेटनेस से भी डैमेज होगा। डेफिनेटली यू शुड अवॉइड स्टीमिंग योर हेयर एंड स्कैल्प। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। लेकिन ये सॉल्यूशन जानने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये किस तरह के हेयर फॉल को ट्रीट कर रहा है, क्योंकि बेसिकली हेयर फॉल कई प्रकार से हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। और जो जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो हेयर फॉल को ट्रीट करेगा, हेयर शेडिंग को ट्रीट करेगा। इससे हेयर थिनिंग ट्रीट नहीं होगी। और भी कई सारी बीमारियाँ होते हैं जैसे बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, ये उसको ट्रीट नहीं करेगा। तो ये हमें को हमेशा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बीमारी हम ट्रीट कर रहे हैं। जब आप शैम्पू करते हैं तब बाल झड़ते हैं या कंघी में बाल आते हैं, जो हेयर शेडिंग है ये डेफिनेटली इससे ट्रीट हो जाएगी। सो द आंसर इज न्यूट्रिशन। हेयर फॉल का जो इलाज है वो न्यूट्रिशन से ही हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मैं तो सब अच्छा खाता हूँ और सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले रहा हूँ, तो भी हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आई वुड लाइक टू क्लियर योर डाउट्स। सबसे पहली बात तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी जो बॉडी के लिए अच्छे हैं वो बाल में मदद नहीं करेंगे। बाल के लिए बहुत स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है, तभी आपका हेयर फॉल रुकेगा। सेकेंडली, कई लोग अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं जिसके लिए चाहिए। एक्चुअली पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे वो खेत में काम करते थे, हैवी मैनुअल लेबर करते थे, तो वो उनका जो वॉल्यूम ऑफ फूड था वो बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोटी दाल चावल लेते थे। आज हम सिटिंग जॉब में हैं, घर में रहते हैं, सारा काम ऑटोमेटेड हो गया है, तो हम मुश्किल से 1 या 1.5 रोटी 2 रोटी खाते हैं एक टाइम पे, विच इज़ गुड, बट it is not enough to give you the nutrients in the right amount. So this is why you have to take the specific nutrient, जो आपके विटामिन, जो आपके हेयर लॉस के विटामिन जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आपको मिल जाए, वो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप आपका हेयर फॉल अच्छे से ठीक कर पाएंगे। हेयर फॉल को ट्रीट करने के लिए आपको मेनली 4 न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, ये आप याद कर लीजिए। आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम एंड जिंक। इसके अलावा आपको किसी और न्यूट्रिएंट के बारे में सोचना नहीं है। यदि डेफिनेटली बाकी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहेंगे, लेकिन यदि आप हेयर लॉस को ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये 4 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और मोस्ट केसेस में आप इसको ईजिली रिकवर करवा लेंगे। अब समझते हैं कि इनको हमको कैसे लेना है। तो हम आयरन से शुरू करते हैं। आयरन हम कई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स में लेते हैं, एप्पल में भी होता है, स्पिनच में भी होता है, लेकिन यदि आप ऐसे इंग्रेडिएंट लेंगे जैसे स्पिनच में नॉन हीम आयरन होता है जो कि कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो आप 1 किलो पालक भी खा लेंगे तो भी आपको उतना आयरन नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आंसर इज यू हैव टू गो फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई अमाउंट ऑफ आयरन कंटेनिंग फूड्स। स्पेशली इस वीडियो में वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको बताऊंगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस में तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही मिल जाती हैं। वेजिटेरियंस के लिए जो आपको चाहिए मेन जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड है वो जैगरी या है गुड़। गुड़ में काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिल जाता है। स्पेशली यदि आप करीबन 50 ग्राम गुड़ यदि आप ले लेते हैं एक दिन में, तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको आयरन मिल सकता है। लेकिन कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, या कई लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि उनको इतनी शुगर नहीं जाए जो कि गुड़ से आएगी, तो उनके लिए जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स यदि आप 30 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में यदि ले सकते हैं, प्रिफरेबली यदि आप 150 ग्राम्स ले लेते हैं, तो आपके मैक्सिमम आयरन रिक्वायरमेंट वहीं पूरी हो जाएगी, और डेफिनेटली ये आपके हेयर में काफ़ी हेल्प करेगा, ये आपकी शुगर भी नहीं बढ़ाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितनी मात्रा में लेते हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आयरन के बारे में समझना पड़ेगी कि जब भी आप आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, भले आप गुड़ लें या आप पम्पकिन सीड्स लें, आपको उसको चाय के साथ नहीं लेना है। चाय में होते हैं टैनिन्स जो कि इस आयरन को चिलेट कर लेते हैं और ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाय को, ये जितने आयरन के सप्लीमेंटेशन जो आप ले रहे हैं उसको रात में लें, सोने से जस्ट पहले लें, एंड चाय आप शाम को 6 बजे के बाद न लें। तो करीबन 4 घंटे का जो गैप आपका हो जाएगा टी और कॉफ़ी और जो आयरन सप्लीमेंट है उसमें, तब आपका आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और ये ब्लड में जाएगा। अब कई लोग समझते हैं कि भाई मेरा हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है तो मुझे आयरन की कमी क्यों होगी, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी
कि बॉडी हेयर के लिए कभी हीमोग्लोबिन तोड़ के आयरन नहीं निकालेगी। सपोज यू आर लो इन आयरन, body will never digest reduce your hemoglobin to give iron to the scalp. You need to improve iron stores. जो आपका एक्स्ट्रा आयरन है वो बॉडी में होना चाहिए, तभी आपका हेयर ग्रोथ होगा। बॉडी के लिए हेयर इंपॉर्टेंट इतना नहीं है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के ब्लड ज़्यादा, एनीमिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन इज नॉट अ गुड मार्कर फॉर योर आयरन लेवल्स एंड स्पेशली फॉर हेयर लॉस। अब सेकेंड जो न्यूट्रिएंट जो मैंने बताया, जो कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ इस हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में, वो है विटामिन डी। और जितने मेरे पेशेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जो कमी मुझे मिलती है वो है विटामिन डी की। और विटामिन डी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अक्वायर इन इंडियन डाइट, स्पेशली बिकॉज वॉल्यूम कम है। सेकेंडली स्किन जो हमारी डार्क होती है, इसलिए हम सन से विटामिन डी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लाइटर स्किन में विटामिन डी सन से बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन डार्कर स्किन में बहुत मुश्किल होती है। और हम यदि ज़्यादा सन में जाएंगे तो टैनिंग भी हो जाएगी, तो वो भी एक हमारे लिए नेगेटिव है। तो विटामिन डी यदि आप सोच रहे हैं कि आप सन से ले लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपका डेली रिक्वायरमेंट जो है 15 माइक्रोग्राम्स का होता है विटामिन डी का, और आपको यदि सन से उसको लेना है तो एटलीस्ट आपको 4 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, तब आप उसको ले पाएंगे। और ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो हमको जो विटामिन डी लेना पड़ेगा वो डाइट से लेना पड़ेगा। अब डाइट के लिए विटामिन डी उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। विटामिन डी इज़ एन ऑयल सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन डी बिना ऑयल के यदि आपने उस डाइट में ऑयल फैट नहीं लिया है तो विटामिन डी घुलेगा ही नहीं। भले आपने उसको अच्छे से क्वांटिटी में ले लिया, अच्छे रिक्वायर्ड वॉल्यूम में भी लिया, सब कुछ सही लिया, लेकिन साथ में ऑयल नहीं लिया तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, डिजॉल्व भी नहीं होगा, तो ब्लड में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑयल के साथ लेना है। मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, लेकिन यू नीड टू टेक फुल फैट मिल्क, डोंट टेक द फैट फ्री स्किम मिल्क, नहीं तो आपको विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। मिनिमम आपको 250 ml 250 ml आपको लेना है, और इससे भी आपको सिर्फ 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन डी मिलेगा। 15 आपकी रिक्वायरमेंट है, 2.5 यू विल गेट। तो एटलीस्ट आपको इतना मिल्क तो लेना ही लेना है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, बट इफ़ यू आर नॉट नॉन वेजिटेरियन देन you need to look for other sources. Now what are these other sources? इसमें आपको the second best option apart from milk are मशरूम्स। मशरूम्स में स्पेशली वाइट मशरूम्स को यदि आप धूप में रख देंगे तो उसमें काफ़ी सारा विटामिन डी बन जाता है। आधा कप मशरूम जो कि आप इजीली ले सकते हैं, इनको रॉ मशरूम्स को यदि आप यूवी में एक्सपोज कर दें 15 मिनट के लिए, उसके बाद लेंगे तो ये 9.5 माइक्रोग्राम्स आपको विटामिन डी दे देगा, विच इज़ अराउंड 70% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट। तो दिस इज अनदर वेरी गुड वे टू गेट विटामिन डी। एंड इफ यू आर ईटिंग एग्स देन एग योक इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना विटामिन डी के लिए, एंड ये आपको डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। विटामिन डी के बाद आता है कैल्शियम। अब विटामिन डी और कैल्शियम हमेशा साथ साथ चलते हैं। विटामिन डी इज़ बेसिकली ए गेटवे फॉर कैल्शियम। यदि आपने विटामिन डी ले लिया लेकिन कैल्शियम ही नहीं है तो ऑब्वियसली आपका कोई हेल्प आएगी नहीं। और आपके पास विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम ले लिया बिना विटामिन डी के तो भी आपको बेनिफिट नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। अब विटामिन डी तो आपने ले लिया। अब कैल्शियम के सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कॉमन है वो मिल्क है। मिल्क में लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ फैट फ्री मिल्क विल बी अ हायर सोर्स ऑफ कैल्शियम देन फुल फैट। लेकिन फुल फैट आपको विटामिन डी के लिए लेना था, आप दोनों एक साथ में तो ले नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ आप फैट फ्री मिल्क ना लें, आप फुल फैट ही लें। जो सेकेंड बेस्ट और इवन द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज़ दही, क्योंकि दही में फैट वैसे ही कम हो जाता है, प्रोटीन रिच हो जाता है, एंड 250 ग्राम यदि आप दही ले लेंगे तो इट विल गिव यू 500 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम, विच इज़ अ लॉट ऑफ कैल्शियम। यू नीड 700 to 1000 मिलीग्राम। आपने मिल्क लिया सुबह, रात को आप दही ले लेंगे, डेफिनेटली दिस विल कंप्लीटली कैप्चर ऑल ऑफ योर कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स। साथ में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जैसे कि भिंडी है, स्पिनच है, इनमें भी कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, ये भी आप अपनी डाइट में जोड़ सकते हैं और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चौथा जो विटामिन सप्लीमेंट मैंने बताया वो है जिंक। जिंक इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल, एंड जिंक के सोर्सेज जनरली लोगों को पता नहीं होते क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी कॉमनली डिस्कस्ड इंग्रेडिएंट।
तो जिंक का जो सबसे कॉमन सोर्स जो लोग समझते हैं वो है नट्स, विच इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि काबुली चना जो होता है, छोले होते हैं, बेक्ड बीन्स होते हैं, इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ये पाया जाता है। लेकिन यदि आपको डेली रिक्वायरमेंट जिंक की यदि आपको नट्स या छोले से पूरी करनी है तो आपको 1 कटोरी छोला रोज़ लेना पड़ेगा, विच इज़ डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। कोई नॉर्मल वेइंग इंसान इतना नहीं खा सकता है। अगेन हियर पम्पकिन सीड्स आर अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक। इसमें आप यदि आधा कप पम्पकिन सीड्स लेते हैं तो आपके 100% रिक्वायरमेंट आपकी जिंक की पूरी हो जाएगी। और यहाँ डबल बेनिफिट ये है कि वो ही सेम आधा कप पम्पकिन सीड्स में आप आयरन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं और जिंक की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। थर्ड जो चीज़ है, यदि जो आप गुड़ ले रहे हैं आपकी डाइट में, गुड़ इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक, कैल्शियम एंड आयरन तीनों। तो जो बचा कुचा आयरन है वो भी आ जाएगा गुड़ लेंगे, जिंक भी आएगा, कैल्शियम भी आएगा। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली आर सुपर फूड्स फॉर हेयर ग्रोथ। सो इस वीडियो में बेसिकली ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं ये आपको सही क्वांटिटी में लेना बहुत ज़रूरी है। ये इंग्रेडिएंट्स आपने कई बार पढ़े होंगे, लेकिन क्वांटिटी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यदि आप इतना सा ले लेंगे या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो यू विल नेवर बी एबल टू गेट द गुड इफेक्ट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो यदि आप सिंपली डाइट में ये 4 चीज़ें जोड़ें, जो कि है आधा कप पम्पकिन सीड्स, 50 ग्राम गुड़ यदि आप डायबिटिक नहीं हैं, 250 ml मिल्क फुल फैट एंड 250 ग्राम दही। ये चीज़ें यदि आप आपकी डाइट में जोड़ सकते हैं तो इट विल रियली हेल्प योर हेयर लॉस। विटामिन डी के एक सप्लीमेंटेशन में जो एक कई लोगों को डेफिशिएंसी आ जाती है, और यदि आप नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं और आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कॉड लिवर ऑयल यदि आप 1 टेबल स्पून ले लेंगे तो आपका 100% विटामिन डी रिक्वायरमेंट पूरा वहीं पूरा हो जाता है। तो कॉड लिवर ऑयल इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड सप्लीमेंट्स इफ यू कैन टेक इट, बट इफ यू कांट देन द अदर सोर्स विल ऑल्सो हेल्प यू आउट अ लॉट एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड हेयर ग्रोथ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके हेयर फॉल को डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। अब लोग इसमें गलती क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये जो हेयर फॉल हो रहा है ये टिलोजन इफ्लूवियम की वजह से हो रहा है। टिलोजन इफ्लूवियम जो उनका हेयर लॉस है उसमें एकदम हेयर फॉल कभी बंद नहीं हो सकता। जो बाल आपका आज गिर रहा है वो 2 से 3 महीने पहले मर चुका है। वो बाल जो डेड हो चुका है वो जाएगा ही जाएगा, उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो डोंट एक्सपेक्ट दिस टू वर्क इमीडिएटली, योर हेयर फॉल विल नॉट स्टॉप। लेकिन जितने बाल जाएंगे ये पूरे ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से डेफिनेटली 100% वापस आ जाएंगे। तो शुरू में जैसे आप ये सप्लीमेंटेशन लेना शुरू करेंगे 15-20 दिन तक, आपका 25 दिन तक भी हेयर फॉल चलता रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट हेयर फॉल, ये पूरे रीग्रो हो जाएंगे 100%। यू हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स एंड इफ यू वेट फॉर 2 मंथ्स विद दिस सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट दैट यू नीड। सो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible so that other people also get to know how to treat their hair fall or how to cure their hair fall in 2 months.